प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को शायरी से स्टार्ट करता हूं, जो कि ये शायरी है जो आपके अंदर जोश भर देगी। आ, हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर रख भरोसा, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करती है, हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करती है। चलिए प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। ठीक है प्यारे साथियों, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं। और आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स पे नोट कर लीजिएगा और इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि भाई एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और चलिए ध्यान देंगे। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण, प्यारे बच्चों आप लोग को बताए थे कि 1789 ईस्वी की क्रांति, यहीं से राष्ट्रवाद का जन्म हुआ है। यहीं से राष्ट्रवाद का क्या हुआ है, चला तो जन्म हुआ है। यही क्रांति हुआ, इसी क्रांति से राष्ट्रवाद का जन्म। यहां से लिख सकते हैं इसी क्रांति को राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, क्या कारण था कि 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति होती है। 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के होने का कई कारण थे। सामाजिक कारण था, आर्थिक कारण था और राजनीतिक कारण था। ध्यान देंगे, लिखेंगे 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों को बौद्धिक माना जाता है। बौद्धिक माना जाता है। प्यारे साथियों, 1789 ईस्वी की जब क्रांति हुई थी, उस समय फ्रांस के जो शासक था उनका नाम था लुई 16वां। अब लुई 16वां ऐसा शासक था जो निरंकुशवादी कह सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, निरंकुशवादी शासक। अब निरंकुशवादी शासक का मतलब होता है कि वैसा शासक जिस पर कोई अंकुश ना हो, जिस पर कोई भी अंकुश ना हो, वो अपने इच्छा के अनुसार काम करे, वो अपने इच्छा के अनुसार काम करे, जनता से उसको कोई लेन देन ना हो, जनता से कोई मतलब नहीं हो। ठीक है, तो 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों को बौद्धिक माना जाता है। इस क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था, जो कि निरंकुशवादी एवं अयोग्य शासक, मतलब योग्य नहीं था,
अयोग्य शासक था। जिसके समय भ्रष्टाचार का बोलबाला था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। ध्यान देंगे प्यारे साथियों। और इस क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां, जो कि निरंकुशवादी एवं अयोग्य शासक था, जिसके समय भ्रष्टाचार की बोलबाला थी। क्या थी कि भैया देखो, जो गरीब थे वो और गरीब होते जा रहे थे, और जो अमीर थे उन लोगों को राजा का सपोर्ट मिल रहा था, राजा का समर्थन मिल रहा था, और गरीबों को कोई समर्थन नहीं मिल रहा था। अब गरीबों को समर्थन नहीं मिल रहा था तो भाई देखो, ये सामाजिक कारण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? गरीबों से टैक्स लिया जाता था, लेकिन अमीर आदमी जो था, पादरी वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, उन लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता था। तो ये आर्थिक कारण हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो वही बताया जा रहा है कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के समय जो राजा लुई 16वां था वो एक निरंकुशवादी शासक था एवं अयोग्य शासक था, जिसके समय भ्रष्टाचार का बोलबाला था। भ्रष्टाचार का बोलबाला था। पादरी एवं कुलीन वर्ग के लोगों की स्थिति अच्छी थी। प्यारे साथियों, जो अच्छे घर से बिलोंग करते थे, मतलब कि जो जिनके पास पूंजी का अभाव नहीं था, उन लोगों की स्थिति तो और अच्छी थी, लेकिन जो सर्वहारा वर्ग के लोग थे उनकी स्थिति जो थी बच्चों एकदम दयनीय हो गई। तो वही बताया जा रहा है कि पादरी एवं कुलीन वर्ग के लोगों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन सर्वहारा वर्ग के लोगों का स्थिति दयनीय थी। यह इसको लिख सकता है दयनीय थी। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि पादरी एवं कुलीन वर्ग के लोगों को राजा का सपोर्ट हो रहा था, राजा का सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन जो सर्वहारा वर्ग के लोग थे, जैसे कि अगले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? वैसा वर्ग जिसमें गरीब किसान मजदूर शामिल होते हैं। ठीक है, तो सर्वहारा वर्ग के लोगों की स्थिति जो थी दयनीय थी। क्यों दयनीय थी भाई? इन लोगों को राजा का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इन लोगों को राजा का कोई समर्थन नहीं मिल रहा था, और बल्कि पादरी एवं कुलीन वर्ग के लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता था, जो लेकिन सर्वहारा वर्ग के लोगों से टैक्स लिया जाता था। अब बताओ, गरीब लोगों से टैक्स लोगे, अमीर लोगों से टैक्स नहीं लोगे, तो क्या क्रांति होगा कि नहीं होगा? होगा ना? बोलो, क्रांति होगा ना बच्चों? वही कारण है 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के कारण। इतना आप लिख देंगे एग्जाम में तो आपका जितना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा उतना नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इस क्रांति को आगे लिख सकते हैं। इस क्रांति को वाल्टेयर रूसो तथा मॉन्टेस्क्यू ने आगे बढ़ाया। अब देखो, इस क्रांति
से क्या प्रभाव पड़ा फ्रांस में? तो इस क्रांति से प्रभाव पड़ा कि लोग एकता अखंडता, लोगों के बीच एकता अखंडता की भावना जागृत हो गई। लोग अब सोच लिए, समझ लिए कि नहीं भाई, हम लोगों को राष्ट्रवादी बनना होगा। राष्ट्रवादी का मतलब एकता रहेगा तो राष्ट्रवादी हो जाएगा। हाँ, अब देश से प्रेम करेंगे, अब देश के बारे में सोचेंगे। अपने लोग पहले क्या था, अपने बारे में सोचते थे, लेकिन अब क्या होगा इस क्रांति के बाद, लोग देश के बारे में सोचना प्रारंभ करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम लोग 1857 की क्रांति कर रहे हैं। भारत के लोग सबसे पहले स्वतंत्रता के लिए 1857 की क्रांति में भाग लिए, बहुत सारे लोग भाग लिए। लेकिन 1857 की क्रांति असफल हो गई। उसको भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, अभी बात करते हैं 1830 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति। क्या कारण था कि 1830 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति हुई? देखो बच्चों, इसको हम लोग लिखते हैं जुलाई की क्रांति भी, इसको जुलाई की भी क्रांति कहा जाता है। तो देखो 1830 में फ्रांस में इसको लिख सकता है जुलाई 1830 में, जुलाई 1830 में फ्रांस में एक गृह युद्ध हुआ, एक गृह युद्ध हुआ। एक गृह युद्ध होता है जिसे जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मेटरनिक का कथन था, मेटरनिक आप लोगों को बताए थे, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक का कथन था कि जब फ्रांस छींकता है, देखो भाई, जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, हो जाता है। अब देखो इसके बाद लिखना है आप लोगों को चार्ल्स दसम। अब इसमें तो चार्ल्स दसम आएंगे, चार्ल्स एक्स कहते हैं लोग, बहुत सारे लोग चार्ल्स एक्स कहते हैं, लेकिन ये रोमन अंक में दसम लिखा हुआ है। तो चार्ल्स दसम एक स्वेच्छाचारी एवं निरंकुशवादी, ये अभी निरंकुशवादी है, सब राजा के कारण हुआ बच्चों। निरंकुशवादी शासक था, शासक था, जिसने पोलीगनेक को प्रधानमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, और जिसने प्रतिक्रियावादी पोलीगनेक को प्रधानमंत्री बनाया, लिख लीजिएगा, जिसने
प्रतिक्रियावादी पॉलीगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। अब देखो भाई, ये भी जिसको बनाया प्रधानमंत्री वो भी कोई बढ़िया व्यक्ति नहीं था। तो ये हुआ 1830 ईस्वी की क्रांति, ये हुआ 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है प्यारे बच्चों, 1830 ईस्वी के क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? तो वियना सम्मेलन जो हुआ था, वियना सम्मेलन में जितने भी काम किए गए थे उसको प्रभाव उसके द्वारा जो काम को विकास कर उसको रोक दिया गया था। ठीक है तो 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति को आप लोग समझ गए, 1830 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति को आप लोग समझ गए। देखेंगे अगला, करवा ही देते हैं बच्चों, नोट्स बनाते रहिएगा। मैं आप लोगों से वादा किया हूं तो जरूर वादा को निभाऊंगा। एक और शायरी याद आ रहा है बच्चों, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, और मिलने का मजा भी आएगा। तो प्यारे साथियों, आप लोग अपने इस कम समय में जितना जान है आपके अंदर उतना लगा दो, और अपने माता पिता का नाम, आपके माता पिता का नाम अभी कोई नहीं पहचान रहा है, जान रहा है, तो आपके वजह से आपके पिताजी का नाम रोशन हो जाए, आपके पिताजी का नाम सब लोग जान जाए, इससे बड़ी दौलत आप लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है प्यारे साथियों, तो आप आपको अपने पिता का हथियार बनाइए। ठीक है, अब ध्यान देंगे 1789 ईस्वी की क्रांति को भुलाइए और 1848 ईस्वी की क्रांति को याद करिए। प्यारे बच्चों, 1848 ईस्वी की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। निम्नलिखित कारण थे। पहला, साम्राज्यवाद का प्रसार। क्या है बच्चों, साम्राज्यवाद के बारे में आप लोगों को बताया गया होगा कि जब कोई बड़ा देश छोटे देश पर जबरदस्ती अधिकार जमा लेता है, ठीक है, और उनके ऊपर शासन करता है, तरह तरह के नियम उन पे थोप देता है, तो वही होता है साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद भी वही होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे साम्राज्यवाद का प्रसार। सेकेंड नंबर, लोगों में राष्ट्रवादी संगठन के अभाव। ठीक है प्यारे बच्चों। थर्ड नंबर, लुई फिलिप, मेन रीजन यहीं से लिखना है, लुई फिलिप की असफलता। ठीक है बच्चों, लुई फिलिप की असफलता। देखो बच्चों, क्या होता है कि लुई फिलिप फ्रांस की जनता से वादा करता है कि मेरा शासन आने दो। जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत सारे जो खड़े होते हैं नेता लोग, तो वो कहते हैं कि हम 5 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 12 लाख देंगे, 20 लाख देंगे,
बहुत सारे वादे होते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो वो वादा पूरा नहीं हो पाता। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इन नेता के बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। लुई फिलिप की असफलता, लुई फिलिप की असफलता को लिखना इसी में। लुई फिलिप की असफलता को 1848 ईस्वी की क्रांति का कारण माना जाता है। क्योंकि लुई फिलिप यहाँ की जनता से क्योंकि लुई फिलिप यहाँ की जनता से तमाम वादा करता है कि हमारी सत्ता आएगी तो फ्रांस की जनता को खुश रखूंगा। देखो बच्चों, रखूंगा। पहले बच्चों क्या होता है कि लुई फिलिप जो होता है जनता से तमाम वादे कर लेते हैं। कहते हैं कि जब हमारी सत्ता आएगी, जब हम शासन में आएंगे तो लोगों को बहुत खुश रखेंगे, लोगों को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे और लोगों को खुश रहने का मौका मिलेगा। तो वही है, खुश रखूंगा। इनके द्वारा, किसके द्वारा? फिलिप के द्वारा गीजो को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, अब गीजो को प्रधानमंत्री बना देता है लुई फिलिप। तो गीजो जो है, गीजो कठोर दिल का एवं निरंकुशवादी शासक। अब देखो, ये जनता से वादा किए थे लुई फिलिप, लेकिन निरंकुशवादी शासक को क्या करता है? प्रधानमंत्री बना देता है। निरंकुशवादी शासक था जिसने जनता के लिए कोई लाभकारी कार्य नहीं किए, कोई लाभकारी कार्य नहीं किए। ठीक है प्यारे साथियों, मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। और आज मैंने आप लोगों को 1848 ईस्वी की क्रांति, 1830 ईस्वी की क्रांति और 1789 ईस्वी की क्रांति को समझाया। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। तब
बढ़िया से पढ़ाई करेंगे आप सभी। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद प्यारे साथियों।